गांव चौहानपुर की मिट्टी पर सुबह शाम की तरह आज भी सूरज की पहली किरणें सोने सी चमक बिखेर रही थीं। पर गांव के कुनबे की छत के नीचे सन्नाटे और डर की एक अलग सी सर्द हवा चल रही थी। उस घर की मालकिन सावित्री देवी अपने कपड़े धोने की लताई को धीरे से रखकर आंगन में खड़ी रहीं। आंखों में पथराया सा दर्द और होठों पर एक टूटी हुई हिम्मत। सावित्री की उम्र 50 के करीब थी। पति का साया सालों पहले चला गया था और किस्मत ने उसे अकेले ही जीवन के समंदर से जूझना सिखा दिया। उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटियां नाम से भी ज्यादा शर्मीली, सादगी में लिपटी हुई लड़कियां थीं। पूरे गांव में लोग उन्हें प्यारी समझते थे। किसी भी मेहमान घर में आते तो वे चुपचाप खाने पर आ जाया करतीं। बोलना कम, काम करना ज्यादा। एक बार सावित्री की बड़ी बेटी राधा अचानक बीमार पड़ गई। उल्टियां, चक्कर और अचानक कमजोरी, सब कुछ। गांव के हकीम ने देखा और बोला, माँ जी, आपकी लड़की उम्मीद से है। ये शब्द सावित्री के कानों में जैसे जहर घोल गया। उसकी बेटी की शादी तक नहीं हुई थी। कैसे, किसने, कब? सवालों का घूंघट सिर पर मंडराने लगा। पहले तो लोग सहम कर बोले किसी अजनबी ने कुछ किया होगा, पर कुछ ही हफ्तों में दूसरी बेटी मीना और फिर सबसे छोटी गुड्डी भी उसी हालत में आई। तीनों के होठों से एक ही बात निकलती, मां, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने किसी से कभी बात तक नहीं की। सावित्री ने अपने घर, दिल और समाज की सूच के बीच एक लंबी जंग देखी। उस पर लानत का शब्द और देखने वालों की निहायत सी निगाहें भी पड़ने लगीं। पर मां के दिल ने कहा, ये मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे, सच कहीं दबा हुआ है। वो सच तलाशने निकली, पहले गांव के मुखिया के पास, फिर कस्बे के थाने, पर शिष्टाचार और शर्म का हिचक उसे चुप कर देता। हर बार वही बात, बदनामी। आखिरकार सावित्री ने निश्चय किया कि वो दिल्ली के एक बड़े न्यायाधीश के पास जाएगी, जहां से उन पर विश्वास हो। न्यायालय का कक्ष विशाल था। दोपहर की रोशनी खिड़की से झर रही थी और वहां बैठा न्यायाधीश आदित्य बसु अपने आदेश पढ़ रहा था। सावित्री ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन इस बार उसने बोलना शुरू कर दिया, साफ, निडर और दिल से। उसने बताया कि कैसे 3 बेटियां बिना किसी कारण के मां बनने लगीं, पर वे बेखबर थीं। कैसे घर में कोई बाहर का आदमी नहीं आता और कैसे उसकी रातें अब चैन से गुजरती नहीं। न्यायाधीश के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं मां जी, आप डरे नहीं। कानून जो है वो सत्य तक पहुंचेगा। पहले अस्पताल से रिपोर्ट लेंगे, फिर घर पर इंस्पेक्शन। कानूनी प्रक्रिया ने गांव में हलचल मचा दी। पुलिस की टीम आई, डॉक्टरों ने परीक्षण किए, खूनी नमूने, चिकित्सक की रिपोर्ट, पर हर बार एक ही सवाल टकराता कि दुर्घटना कैसी हुई। कोई बाहरी संपर्क? सबका जवाब नकारात्मक। फिर न्यायाधीश ने रहस्योद्घाटन के लिए एक अलग चाल चली। उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड, घर के लोग और व्यवहार पर कड़ी नजर रखने की बात कही और घर में कैमरों के बिना एक जाल बिछाने का आदेश दिया। एक रात जब खेतों की हवा में ठंडक और चांद की चांदनी थी, तो गांव के एक खंभे पर छिपे कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया वो दृश्य जिसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। छत की छाया में एक जवान आदमी चुपके से उतरता है। नकाब में उसके कदम धीमे और निशाने चुपचाप चल रहे हैं। वो घर के भीतर किसी को बेहोश करने की दवा की खुशबू फैलाता और जब सब बेहोश होते तब वह अपना काम करके निकल जाता। सुबह उठकर सबको कुछ याद नहीं रहता और वो आदमी जैसे हीनता भरा हंसता निकला। कैमरे के रिकॉर्ड की तरह ही सच सामने आया। आदमी वही निकला जिसे सब परवरिश का सहारा समझते थे। वो सावित्री का बड़ा पुत्र मोहन था, जिसे गांव के लोग मोहन भाई कहकर बुलाते थे। मोहन ने बचपन से मां और बहनों के लिए वाहियात इजहार किया, पर भीतर ही भीतर उस पर एक सूक्ष्म बीमारी सी पनप चुकी थी, ईर्ष्या, तहखाने की हवस और शक्ति की भूख। जब मोहन को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया तो मोहन का चेहरा सुनहरा रंग हो चुका था।
उसने इकरार किया, कहा कि वो हकीम से दवाएं लेता था जो मादक सुगंध से लोगों को बेहोश कर देती थीं। वो रात में छत से उतरकर बहनों पर अपना अत्याचार करता और फिर सब कुछ ऐसा बना देता कि सब कुछ भूल जाए। उसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं, बस डर और घिन। न्यायालय में सुनवाई के दौरान मोहन के बचपन की कहानियां उभर आईं। कैसे उसके पिता की कमी ने उसे कठोर बना दिया, कैसे उसने अपने ही घर की महिला सदस्यों को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाया। पर कानून की नजर इन निजी कारणों को नहीं माफ कर सकती थी। अदालत ने मोहन को दोषी करार दिया। सजा सुनते ही पूरा कोर्ट हॉल सन्न रह गया। कठोरतम दंड का आदेश हुआ। समाज ने गुनहगार का स्वागत नहीं किया, पर इस बार न्याय ने पीड़ितों को उनका वजूद लौटाया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। न्यायाधीश आदित्य बसु ने फैसले में एक संदेश दिया कि सिर्फ सजा ही अंत नहीं है, समाज को शिक्षा की जरूरत है, न्याय और संरक्षण की। पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक सहारा दिया जाए ताकि वो फिर से जी सकें। न्यायालय ने सावित्री और उसकी बेटियों के पुनर्वास की व्यवस्था की। नए घर, सहायता और गांव में जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुए। युवा लड़कों के लिए नैतिक शिक्षा और आत्मनियंत्रण पर सत्र शुरू हुए। गांव के स्कूल में सम्मान और सीमा विषय जुड़ा। सावित्री की बेटियां धीरे धीरे उठीं। जख्म गहरे थे, पर इंसाफ ने उनकी इज्जत लौटाई। राधा ने एक बार कहा, मां, अब हम डर के साथ नहीं जीना चाहती। सावित्री ने उसकी मासूम हथेली को पकड़ा और कहा, हमने अपनी चुप्पी तोड़ी और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कई साल बाद जब गांव के बच्चे खेलते, खेतों में काम करते और महिलाएं बिना डर के बाहर आने लगीं, तो चौहानपुर का नाम एक मिसाल बन गया। यहाँ के लोग जानते थे कि चुप्पी दरिंदों को पनपने देती है और आवाज उठाने से समाज बदल सकता है। चुप्पी अक्सर अपराधी को ताकत देती है। संरक्षण और न्याय दोनों जरूरी हैं। सजा के साथ पुनर्वास और शिक्षा भी आवश्यक है। विकृत इच्छाएं अक्सर घर के अंदर ही पनपती हैं। सावधानी और सामाजिक जांच परख जरूरी है।